हर गुजरते दिन के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है ना, वो खत्म होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार जिस ताकत के जरिए विरोधियों पर निशाना साधती थी, उन्हें ब्लैकमेल करती थी, वो ताकत कम होती जा रही है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं क्या कहने जा रहा हूं। पिछले 24 घंटों में सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसी टिप्पणी आई है, एक ऐसा फैसला आया है, जिसके बाद आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी मनमाने अंदाज में अपने विरोधियों के खिलाफ ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। और मुद्दा सिर्फ यह नहीं कि 24 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, नहीं, मुद्दा यह है कि आज से कुछ हफ्तों पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। और वो फैसला क्या था दोस्तों? वो फैसला सरल शब्दों में था कि ईडी के कब्जे में, यानी प्रवर्तन निदेशालय के कब्जे में जो व्यक्ति गवाही देगा, अदालत में उसे सबूत नहीं माना जाएगा। इन दो फैसलों के बाद हर गुजरते दिन के साथ ईडी की ताकत जो है वो खत्म होती जा रही है, शून्य होती जा रही है। और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है, जो स्वागत योग्य है। क्योंकि आप भी जानते हैं दोस्तों कि आए दिन किस तरह से अपने विरोधियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एजेंसीज का इस्तेमाल किया है। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट का जो ताजा फैसला आया है, ताजा टिप्पणी आई है, जिसके चलते 2 लोगों की बेल हुई है, वो मैं आपको बतलाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आपके स्क्रीन पर। बिना आरोप तय किए आप कितने समय तक किसी व्यक्ति को जेल में रख सकते हैं? अधिकतम सजा 7 साल की है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में सजा की दर आखिर क्या है? सरल शब्दों में दोस्तों, पीएमएलए में अधिकतम सजा है 7 साल। अब मैं आपका परिचय 2 लोगों से करवाना चाहूंगा, सेंथिल बालाजी और सौम्या चौरसिया। सेंथिल बालाजी तमिलनाडु सरकार में नेता मंत्री हुआ करते थे, और सौम्या चौरसिया जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ऑफिसर थी। सेंथिल बालाजी करीब 500 दिनों तक जेल में थे। आज सेंथिल और सौम्या दोनों को बेल मिल गई है, और बेल देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा जो कुछ देर पहले मैंने आपको पढ़ के सुनाया। एक बार फिर मैं आपको बतलाना चाहता हूं, बिना आरोप तय किए आप कितने समय तक किसी व्यक्ति को जेल में रख सकते हैं, क्योंकि अधिकतम सजा 7 साल की है, जिसमें 471 दिन सेंथिल बालाजी पहले ही बिता चुके हैं। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, इन दोनों ही मामलों में कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी, चार्जशीट दाखिल नहीं हुई थी। और मुद्दा सिर्फ ईडी का नहीं है, आतंकवाद की धाराओं में दिल्ली दंगों के दौरान कई लोग जेल में हैं दोस्तों, कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। आपके स्क्रीन पर उमर खालिद, शर्जील इमाम, ऐसे कई चेहरे हैं दोस्तों जो आज की तारीख में बंद है जेल में, क्योंकि उन पर आतंकवाद की धाराएं हैं। कानूनी कार्रवाई तक शुरू नहीं हुई है, मगर उनकी जिंदगी जेल में बर्बाद हुई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तल्ख टिप्पणी अपनाई दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि आप एक व्यक्ति को जेल में रखें, उसे बदनाम करें, जेल के अंदर उसे टॉर्चर करें, यातना उसे मिलती रहे, मगर आप खुद ईमानदारी से चार्जशीट तक दाखिल नहीं कर सकें। आप जानते हैं दोस्तों, बदले के तहत भारतीय जनता पार्टी ये जो काम करती है उसका क्या नुकसान हो रहा है। क्योंकि हो सकता है इनमें से कई लोग वाकई गुनहगार हों, जिन्होंने करप्शन किया हो, मगर चूंकि भारतीय जनता पार्टी का यह अंदाजे बयां हो चुका है, तो कई लोग जिन्होंने वाकई करप्शन किया है वो लोग बच के निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ईडी की, सीबीआई की, इनकम टैक्स की बेजा इस्तेमाल करती है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, यह टिप्पणी आती है, तो मनीष सिसोदिया, जिन्हें हाल ही में अभी बेल मिली थी, उनका बयान वो क्या कहते हैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मनीष कहते हैं, यह सवाल सिर्फ ईडी से ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी से भी पूछे जा रहे हैं। लोकतंत्र में, संविधान में आम आदमी को मिले अधिकारों की बीजेपी ने धज्जियां उड़ा दी हैं। जो इनके गलत को गलत कहता है, जो इन्हें चुनाव में हरा देता है, जो इन्हें चंदा नहीं देता, उसी को ईडी से गिरफ्तार करवाकर जेल में डाल देते हैं। क्योंकि ईडी जिसे गिरफ्तार करेगी उस पर आतंकवादियों और ड्रग माफियाओं वाली धाराएं लगाई जाएंगी, इसीलिए आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी जवाब दे, कह रहे हैं मनीष सिसोदिया। और मनीष सिसोदिया ने पूरे दम खम के साथ यही मुद्दा विधानसभा के अंदर उठाया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जी ने थोड़ा सा डेटा पढ़ा
50 केसेस दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर लगा रखे हैं। हमारे केसेस में से ज्यादातर खत्म हो गए, ये जो बचे हैं ये भी खत्म हो जाएंगे। इन्होंने 3 केसेस सत्येंद्र जैन के ऊपर लगाए, जिनमें से 2 केस खत्म हो गए, खारिज हो गए, 1 बच रहा है अभी, वो भी खारिज हो जाएगा। इन्होंने 1 केस गोपाल राय जी के ऊपर लगाया, 2012 का निकाल के गोपाल राय जी उससे डिस्चार्ज हो गए। ये कानून के राज की बात कर रहे हैं। जर्नैल सिंह 2 केस लगाए, दोनों में डिस्चार्ज हो चुके हैं। संजीव झा 3 केस लगाए, 2 में डिस्चार्ज हो चुके हैं, 1 अभी बाकी है, उसमें भी डिस्चार्ज होंगे। ये बता रहे हैं कानून का राज है। कौन से कानून की बात कर रहे हैं? ये सारे के सारे केसेस कौन से कानून में आते हैं? बीजेपी के झूठ बोलने के, झूठ फैलाने के और एजेंसियों को दुरुपयोग के अलावा किसी कानून में नहीं आते। दोस्तों, सिर्फ मनीष सिसोदिया की बात नहीं, इस पर राहुल गांधी ने भी बयान दिया था। वो बयान मैं आपको दोबारा सुनाऊंगा। मगर जैसा कि मनीष सिसोदिया ने कहा, यह सवाल बीजेपी से है, क्योंकि आपको याद होगा 2014 से पहले ईडी का इस तरह से बेजा इस्तेमाल नहीं होता था। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक और अंग हो गई है, और उसका मकसद साफ है कि निशाना साधो, टारगेट करो और लगातार करो। और आपको याद होगा दोस्तों, इसी मंच पर मैंने आपको ऐसी ढेरों खबरें बताई हैं, सुनाई हैं, जिसमें रिश्वत लेने के मामले में ईडी के अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। क्यों? क्योंकि वो लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे कि हमें इतने करोड़ रुपए दे दो, हम आप पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और इन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया था। जी हां, यही बात राहुल गांधी भी कहते रहे हैं। मैं आपको बता दूं, उनका पुराना बयान था, चाहे चुनाव आयोग हो या ईडी या सीबीआई, इनकम टैक्स विभाग, देश की हर संस्था पर बीजेपी आरएसएस का राज है, और इसी के जरिए ये लोग अपने विपक्ष पर निशाना साधते हैं। सुनिए राहुल ने क्या कहा था। राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को यह मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं दिखाता। फिर हमने कहा देखिए, इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए, मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। क्यों? क्योंकि यह सिस्टम आपके धन को चोरी करने का सिस्टम है। मैंने सिस्टम अंदर से देखा है, मैं समझता हूं सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। सब कुछ देखा है मैंने, सब समझता हूं। मैं अंदर बैठता था उसमें, सालों में अंदर बैठा हूं, कोई नहीं छुप सकता मुझसे, और मुझे दबा भी नहीं सकते हैं। मोदी जी को दबा सकते हैं। दोस्तों, तो क्या यह कहना सही होगा कि राक्षस की जान तोते में है? मैं ना भारतीय जनता पार्टी को राक्षस बता रहा हूं, ना ईडी को तोता। हां, मगर इतना बता सकता हूं कि सीबीआई को आज से करीब 11-12 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे वाला तोता बताया था। 12 साल गुजर गए हैं, अब भी सुप्रीम कोर्ट उन्हें पिंजरे वाला तोता बता रहा है। इनफैक्ट सीबीआई में तो हालत और भी खराब थे। याद कीजिएगा, सीबीआई के 2 बड़े बड़े नाम, आलोक वर्मा और अस्थाना साहब, दोनों में जंग चल रही थी। यानी कि सीबीआई के अंदर ही गैंग वॉर चल रहा था, और यह सब हो रहा था भारतीय जनता पार्टी के शासन में। लेकिन वो पुरानी कहानी है ना दोस्तों, उसे सुनाना बहुत जरूरी हो जाता है। वो कहानी जिसमें एक राक्षस के पास बेशुमार ताकत थी, उसके विरोधी उस पर तीर चलाते थे, हथियार चलाते थे, उसका बाल भी बांका नहीं होता था, मगर उसकी जान एक तोते में थी। तोते की टांग तोड़ी, राक्षस की टांग टूट गई। तोते का पंख तोड़ा,
राक्षस का हाथ उखड़ गया, तोते की गर्दन मरोड़ी, राक्षस की गर्दन टूट गई। यह एक किंवदंती है, यह एक कहानी है, मगर कहीं ना कहीं राहुल गांधी यही हमला बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया दोस्तों, और राहुल गांधी का तो यह भी मानना है कि इस तोते की जान सिर्फ ईडी सीबीआई में नहीं है, इस तोते की जान कुछ धन्ना सेठों में भी है, कुछ उद्योगपतियों में भी है। कौन से उद्योगपति? स्वयं राहुल गांधी बता रहे हैं, सुनिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की आत्मा अदानी में है। तोता कहीं बैठा है, राजा कहीं बैठा है, और बहुत समय के लिए सारी की सारी ऑपोजिशन राजे पे अटैक कर रही थी, मगर असलियत यह है कि राजा राजा ही नहीं है, पावर किसी और के हाथ में है, अदानी जी के हाथ में है। जैसे ही हम अदानी जी को टच करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्नूपिंग, सीबीआई, मैं पहले सोचता था नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 अदानी, नंबर 3 अमित शाह। एक्चुअली ये गलत है। नंबर 1 अदानी, नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 3 अमित शाह। अब हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हमें समझ आ गई है, और अदानी जी बच के नहीं निकल सकते। दोस्तों, जहां तक सेंथिल बालाजी और सौम्या चौरसिया की बात है, इस मामले में दोनों को बेल मिल गई है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि जेल अपवाद होना चाहिए, बेल नियम होना चाहिए। यानी कि जेल आप बहुत कम मामलों में भेजें, अधिकतर मामलों में आप उन्हें बेल पर रिहा कर दें। आपको याद है दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर सेल ने जब न्यूज क्लिक पर रेड मारा था, मेरे घर पर रेड मारा था, तब आपको याद है कि नहीं, किस तरह से प्रबीर पुरकायस्थ को आतंकवाद की धाराओं में जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा कर दिया था, यह कहते हुए कि जिस अंदाज में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो गलत है। यानी कि एक तरफ तो आप आतंकवाद की धाराएं लगाते हैं और दूसरी तरफ उस मामले को लेकर गंभीर भी नहीं है। मकसद साफ है, जो सवाल पूछेगा उस पर निशाने साधो, उसे ब्लैकमेल करो, उसे डराओ धमकाओ। जो डर गया वो अजीत पवार, वो छगन भुजबल, वो नारायण राणे, वो हेमंत बिस्वा शर्मा। जो नहीं डरा वो राहुल गांधी, वो केजरीवाल, वो मनीष सिसोदिया, और ढेरों मिसाल हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि किस तरह से ईडी की एक और ताकत को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हफ्तों पहले खत्म कर दिया था। उसके मायने क्या हैं और वो ताकत क्या है? सरल शब्दों में कहा जाए तो वो ताकत यह थी कि ईडी जिन गवाहियों के आधार पर लोगों को गिरफ्तार कर सकती थी, अब ऐसा नहीं हो सकता है। और इसके जरिए क्या क्या खेल होता था ना, वो मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बता रहा हूं। सुनिए। सरल शब्दों में कहा जाए तो यह फैसला यह कहता है कि आगे से ईडी की हिरासत में कोई भी आरोपी जो भी गवाह देगा, ध्यान से सुनिएगा, ईडी और पुलिस की हिरासत में जो भी कोई गवाही देगा, अदालत में उसे सबूत नहीं माना जाएगा। यानी कि इससे पहले क्या हो रहा था, किसी भी गवाह को बरगलाओ, दबाव बनाओ, वो गवाह जो है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ बयानात देते थे और उन बयानात के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। और आपके सामने ऐसी ढेरों मिसाल हैं। अरविंद केजरीवाल, के कविता, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह। यानी कि गवाहों ने जो बयान दिए, आरोपियों ने जो बयान दिए, उनके आधार पर इन बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नथिंग डूइंग। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वी हैव नो हेजिटेशन इन होल्डिंग दैट व्हेन एन अक्यूज्ड इज अंडर कस्टडी अंडर PMLA, irrespective of the case of which he is under custody, any statement under section 50 to the same investigating agency is inadmissible against the maker. सेक्शन 50, गौर कीजिएगा दोस्तों, कोई भी बयान जो धारा 50 में दिया गया हो
वो अदालत में सबूत के तौर पर नहीं माना जाएगा। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, उसके अंतर्गत जिसे भी गिरफ्तार किया जाता था, वो व्यक्ति जो भी गवाही देता था उसी के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। और आज मैं आपके सामने कुछ पात्र रखना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर ये हैं तेलुगु देशम पार्टी के नेता माघुंटा रेड्डी और उनके बेटे राघव रेड्डी। राघव रेड्डी को 11 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया जाता है। सीबीआई, ईडी दोनों की हिरासत में होते हैं और फिर ये गवाहियां देते हैं। उनकी गवाहियों का यह नतीजा होता है दोस्तों कि उसी के परिणाम स्वरूप के कविता और अरविंद केजरीवाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मगर दिलचस्प बात यह, जिस व्यक्ति यानी राघव रेड्डी को जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई ने आरोपी बनाया था, उसको रिहा कर दिया जाता है। वो आरोपियों की लिस्ट में नहीं है। आरोपियों की लिस्ट में कौन है? अरविंद केजरीवाल और के कविता। राघव रेड्डी जांच से पहले ही दोष मुक्त हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट यह सब देख रहा था। सुप्रीम कोर्ट यह देख रहा था कि किस तरह से एक व्यक्ति गवाही देता है, वो खुद बच जाता है और उसके बाद किसे जेल में डाल दिया जाता है? अरविंद केजरीवाल या के कविता। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में बेल मिल चुकी है। के कविता जेल से रिहा हो चुकी हैं। जी हां, आपको याद होगा वो निहायत ही इमोशनल, भावात्मक मंजर जब के कविता निकली थी, उनकी आंखों में आंसू थे। सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि किस तरह से राघव रेड्डी को तो दोषी नहीं बना रही थी ईडी, मगर उनकी गवाही के आधार पर के कविता और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है। और इसकी पोल खोल अरविंद केजरीवाल ने अदालत में की थी, मगर उनकी बात को अनसुना कर दिया गया था। क्या कहा था अरविंद केजरीवाल ने? आपके स्क्रीन पर केजरीवाल ने एक अदालत में कहा था कि माघुंटा रेड्डी ने अपना बयान बदल दिया था जब उनके बेटे को 5 महीने तक जेल में रहना पड़ा था। उन्होंने अपना बयान बदला 16 जुलाई 2023 को और 18 जुलाई को उनके बेटे राघव रेड्डी को रिहा कर दिया जाता है। इन तारीखों पर गौर कीजिए दोस्तों। माघुंटा रेड्डी अपना बयान जो है 16 जुलाई 2023 को बदलते हैं और 18 जुलाई को उनका बेटा राघव रेड्डी जो है वो रिहा कर दिया जाता है। मगर तारीखों का खेल और भी ज्यादा दिलचस्प है दोस्तों। पर्दे के पीछे की जो कहानी है वो और भी ज्यादा शॉकिंग है, और वो कहानी जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, पिछले साल से प्लानिंग कर रही थी। तो चलिए तारीखों के खेल पर गौर करते हैं। 11 फरवरी 2023 ये वो तारीख है जब माघुंटा रेड्डी का जो बेटा है राघव रेड्डी, उसे गिरफ्तार किया जाता है। जी हां, उसके बाद जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने बताया, 16 जुलाई 2023 को माघुंटा रेड्डी अपना बयान बदल देते हैं और 18 जुलाई 2023 को उनके बेटा रिहा हो जाते हैं। मगर बात वहां नहीं रुकती। अब आपको गौर करना पड़ेगा एक और तारीख पर। इस खबर पर गौर कीजिए। आंध्र प्रदेश ओंगोले एमपी माघुंटा रेड्डी रिजाइन्स फ्रॉम वाईएसआर कांग्रेस। और इस तारीख को देखिए, 28 फरवरी 2024। यानी कि होता क्या है, बेटे को पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह दबाव लगातार माघुंटा रेड्डी पर था और उसके बाद वो माघुंटा रेड्डी जो वाईएसआर कांग्रेस में थे, वो फरवरी 2024 में वाईएसआर कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और किसमें शामिल हो जाते हैं? टीडीपी में। और टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी जो कि सहयोगी है बीजेपी की, वहां से उन्हें टिकट मिल जाता है। तो इस पूरे खेले को समझिए दोस्तों। राघव रेड्डी को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाता है क्योंकि उनकी गवाही के बाद अरविंद केजरीवाल और के कविता जेल जाती हैं, बल्कि राघव रेड्डी को इसलिए भी गिरफ्तार किया जाता है ताकि माघुंटा रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस से इस्तीफा दें और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शामिल हो जाएं। और आप जानते हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी और चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बन गए। और यही नहीं, लोकसभा चुनावों में भी भाजपा और तेलुगु देशम पार्टी के गठबंधन को छप्पर फाड़ सीटें मिली। अब कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर यह सब ना हुआ था तो क्या आंध्र प्रदेश में भाजपा को इतनी सीटें मिलती? यह मत भूलिए। आपके स्क्रीन पर यह हैं चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को भाजपा ने राज्यसभा में तोड़ दिया था अपने पिछले कार्यकाल में, मगर बावजूद इसके चंद्रबाबू नायडू भाजपा की गोद में जाकर बैठ जाते हैं।
यानी कि चंद्रबाबू नायडू के भी कुछ ऐसे राज हैं जो भाजपा के पास हैं, जिसके चलते वो भाजपा खेमे में शामिल हो गए। यानी कि सारा खेल ब्लैकमेल का दिखाई देता है दोस्तों। दबाव बनाओ, डराओ, क्योंकि प्रक्रिया ही सजा है। आप देख सकते हैं लोग कई सालों से जेल में हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट तक दाखिल नहीं होती है, मगर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। अब यह जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें कहा गया है कि सिर्फ गवाही के आधार पर, जो आप सेक्शन 50 के अंतर्गत लेते हैं, उस आधार पर और उस गवाही को सुप्रीम कोर्ट में सबूत नहीं माना जाएगा। इसका मतलब अब आगे से अरविंद केजरीवाल के कविता गिरफ्तार नहीं हो पाएंगे। यही बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि एक चवन्नी मेरे घर से नहीं निकली। यही बात आम आदमी पार्टी कह रही है। सुनिए क्या कहा था मार्च को आतिशी मरलेना ने, कि एक पैसा नहीं मिला है, फिर भी इन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। सुनिए। दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले में 2 साल से सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। इस 2 साल में बार बार, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, एक सवाल बार बार उठा है कि मनी ट्रेल कहां है, पैसा कहां गया। ऐसा कहा गया कि शराब कारोबारियों को मुनाफा पहुंचा, बहुत ज्यादा मुनाफा पहुंचा। लेकिन अगर उन्हें मुनाफा पहुंचा तो उन्होंने किसको रिश्वत दी, उन्होंने किसको पैसे दिए? क्योंकि 2 साल की जांच के बाद, सैकड़ों रेड के बाद, हजारों लोगों को क्वेश्चन करने के बाद, आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी कार्यकर्ता के पास से 1 रुपए की भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी नहीं हुई। तो देखा आपने दोस्तों, एक पैसा नहीं, फिर भी गिरफ्तारी। क्योंकि जैसा कि आतिशी कह रही थी, कई जगहों पर ऐसे वीडियोस आते हैं जब लोगों को घर में ढेरों पैसा मिलता है। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में टीएमसी का वो नेता जिसके घर से करोड़ों का कैश मिला था। इस तरह की कोई भी तस्वीर आम आदमी पार्टी के किसी नेता के घर से सामने उभर कर नहीं आती, मगर सिर्फ इसलिए कि राघव रेड्डी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही दी तो शराब घोटाले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह अपने आप में बहुत शॉकिंग है ना। और सबसे बड़ी बात, राघव रेड्डी जो इस मामले में आरोपी था, उसे रिहा कर दिया जाता है। वो अब आरोपियों में शामिल नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर तल्ख टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप किस आधार पर आरोपी को रिहा कर देते हैं, आप किस आधार पर एक आरोपी को गवाह बना देते हैं और किस आधार पर आप किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था आपके स्क्रीन पर, आप किसी भी आरोपी को चुन चुनकर नहीं रख सकते। अगर हम गवाह के बयानों को देखें तो उसकी भूमिका भी कविता जितनी ही है। अभियोजन पक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए, आप किसी को भी चुन चुनकर नहीं रख सकते। यह कैसी निष्पक्षता है? कोई ऐसा व्यक्ति जो गवाह होते हुए भी खुद को दोषी ठहराता है। बहुत निष्पक्ष और उचित विवेक चाहिए। आप जितना बहस करेंगे उतनी ही टिप्पणियां आप हमसे आमंत्रित करेंगे। इसलिए मैंने कहा दोस्तों, प्रक्रिया ही सजा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की एजेंसी ईडी मनमाने अंदाज में लोगों को गिरफ्तार करती है, ब्लैकमेल करती है और उनकी गवाहियों के आधार पर लोगों को जेल में डाल देती है। तो स्पष्ट है दोस्तों, हर गुजरते दिन के साथ ईडी की ताकत खत्म हो रही है। मगर अगर सत्ता ही बेशर्मी पर, बेहयाई पर उतर आए, ढिठाई पर उतर आए तो क्या हो सकता है? मुझे अक्सर लगता था दोस्तों, जब यह सत्ता पलटेगी उसी के बाद ईडी की ताकतों पर अंकुश लगेगा। और मैंने यह भी उम्मीद की थी कि कोई अगर नई सरकार आएगी तो वो इस पर अंकुश लगाएगी। याद कीजिएगा, मैंने खुद इस मंच पर कहा था कि आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी। तो क्या बीजेपी जानती है, जब आप सत्ता से बाहर होंगे तब इन्हीं एजेंसीज का सहारा लेकर जो भी सरकार आएगी आपको बर्बाद करेगी, आपको गिरफ्तार करेगी, क्योंकि आपको तो कई सवालों के जवाब देने जिनकी जांच तक नहीं होती है।
जी हां, सेबी की प्रमुख माधवी बुच के क्या ताल्लुकात हैं गौतम अडानी के साथ, जांच नहीं होती है। गौतम अडानी को क्या क्या फायदा मिल रहा है मोदी सरकार से, जांच नहीं होती है। गुप्त चुनावी चंदे से एक हाथ दे एक हाथ ले का क्या खेल हुआ, जांच तक नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट भी इसका संज्ञान नहीं लेता है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि जिस ईडी की ताकत के जरिए तुम विपक्ष पर निशाना साध रहे हो, एक जमाना आएगा जब तुम निशाने पर होगे। मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।